आज हम लोग बात करने वाले हैं बीए पार्ट 3 हिस्ट्री ऑनर्स के बारे में बात करेंगे। हिस्ट्री हिस्ट्री ऑनर्स के बारे में ध्यान रखिएगा। और हिस्ट्री ऑनर्स का ये पेपर जो है पेपर 6 है। पेपर 6 है और आपको पता है कि न्यू बैच के तहत हम लोग पढ़ रहे हैं। और देखिए न्यू बैच, रुकिए एक मिनट रुकिए, ये पहले इसका कलर चेंज कर लेने दीजिए। ये हम लोग, आपको पता है कि न्यू बैच के तहत पढ़ रहे हैं, तो न्यू बैच के तहत जब पढ़ रहे हैं और ये हम लोग ये चैप्टर 1 है। और चैप्टर 1 पूरा अच्छा तरीके से कंप्लीट हो गया था। और इस ये हम लोग चैप्टर 1 में अब हम लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखना है। कौन सा क्वेश्चन देखना है? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने हैं और उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बाद हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। और ये पढ़ क्या रहते हैं? अंग्रेजों का भारत विजय। और एक बात समझिए, इसमें जितने भी अंग्रेजों के भारत विजय में हम चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ा दिए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहाँ से देख सकते हैं, या इसी चैनल पर प्लेलिस्ट भी बना हुआ होगा, वहाँ से भी देख सकते हैं। अब हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें से करेंगे। और ये हर रोज़ क्लासेस ये 8 बजे होगा, ध्यान रखिएगा। इस क्लासेस का टाइमिंग कितना बजे होगा? 8 बजे होगा। और ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही है, इसमें सब मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन ही ऑब्जेक्टिव करवाएंगे। इसके बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाएंगे। और कोई डाउट, समस्या, दिक्कत हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला हम लोग का क्वेश्चन है कि प्लासी के युद्ध का मैदान बंगाल राज्य के नादिया जिले में किस नदी के किनारे स्थित है? देखिए, तो ये ऑप्शन ए है भागीरथी नदी, ऑप्शन बी है बैतरणी नदी, ऑप्शन सी है यमुना नदी और ऑप्शन डी है राजगंगा नदी। तो ये यहाँ से एक और सवाल बनते हैं कि ये जो नादिया जिला है ये किस राज्य में है, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो इसको बात को ध्यान रखिएगा और इसका जो आंसर होगा वो भागीरथी नदी होगा। प्लासी का जो युद्ध का मैदान है वो भागीरथी नदी के किनारे है। और ये भागीरथी नदी यानी कौन सा जिला में है? ये नादिया जिला, ध्यान रखिएगा, नादिया जिला। और एक बात, थोड़ा सा बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि भागीरथी नदी के बारे में थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है। देखिए, ये यहाँ पर आपने देखा ये गंगा नदी है, ये गंगा नदी है, ठीक। यहाँ ये जगह जो है, ये वाला जगह जो है, यहाँ फरक्का है ये। और इधर से यही हुगली नदी है, ठीक। और इधर आगे ये जो नदी बढ़ती है गंगा नदी, ये पद्मा नदी हो जाती है। देखिए समझिए, यहाँ से गंगा, इधर गंगा आ रही है, इधर से यहाँ से ये नदी, इधर जो नदी बढ़ी वो हुगली नदी हो गई। और इधर से जो नदी बढ़ी, रुक जाइए कलर थोड़ा सा चेंज कर लेंगे तब आपको और थोड़ा बढ़िया समझ में आएगा। यहाँ पर ध्यान समझिए, ये वाली जो नदी है वो गंगा नदी है, ठीक। और ये गंगा नदी यहाँ पर इस जगह पर आकर इधर फरक्का, ये जगह फरक्का है यहाँ पर। तो यहाँ से फरक्का से यहाँ से ये नदी हुगली नदी हो जाती है, ये भी जाकर यहाँ पर देखिए समुद्र मिल जाती है। और ये वाली जो पद्मा नदी, यहाँ से ये नदी जो होती है वो पद्मा नदी हो जाती है, गंगा नदी। तो यहाँ से मुर्शिदाबाद तक की जो जगह है, ये दोनों जगहों के बीच की जो नदी है उसको भागीरथी नदी कहते हैं। कौन सी नदी है? भागीरथी, ठीक। और इसके आगे वाली नदी को हुगली नदी कहते हैं। तो आप कहेंगे कि आप तो अभी बता रहे थे कि यहाँ से यहाँ तक की नदी को हुगली नदी कहते हैं। देखिए, इसको संपूर्ण रूप से भागीरथी हुगली नदी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। ये पूरा आप मैप पर भी ढूंढेंगे तो पूरा नदी को ही हुगली नदी का आगे, लेकिन ये हुगली नदी सिर्फ यहाँ से यहाँ तक ही नदी है, बाकी यहाँ से यहाँ तक नदी जो है वो भागीरथी कहा जाता है। तो हमें लगता है समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या? इलाहाबाद की संधि के पश्चात रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार राज्य के दीवान किसे नियुक्त किया था? बिहार राज्य के दीवान उसने किसको नियुक्त कर दिया था? और यहाँ दीवान ना होकर क्या होगा? यहाँ दीवान ना होकर उप दीवान होगा, उप दीवान। आपको पता है कि इलाहाबाद की संधि, इसको इलाहाबाद की संधि महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। इलाहाबाद की संधि, इलाहाबाद की संधि कब हुआ था? इलाहाबाद की संधि 1765 में हुआ था। कब हुआ था? 1765। और इसमें 2 गो संधि हुआ था। कितना संधि हुआ था? इसमें 2 गो संधि हुआ था। सबसे यहाँ पर पहला जो संधि हुआ था वो 12 अगस्त को हुआ था, 12 अगस्त को। और ये 12 अगस्त को किसके किसके बीच में हुआ था? शाह आलम द्वितीय और अंग्रेज के बीच में। किसके बीच में? अंग्रेज के बीच में हुआ था, ध्यान रखिएगा। और दूसरा जो संधि हुआ था वो ये 16 अगस्त को हुआ था। और ये किसके किसके बीच में हुआ था? 16 अगस्त यानी 1765 की बात कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। ये अवध के जो नवाब थे सुजाउद्दौला, ध्यान रखिएगा, सुजाउद्दौला और अंग्रेज के बीच में हुआ था।
अंग्रेज के बीच में हुआ था। तो ये इलाहाबाद की संधि की अगर हम बात करें तो ये इलाहाबाद की संधि के पश्चात ही जो बंगाल में द्वैध शासन की शुरुआत हो गई। बंगाल में किस शासन की शुरुआत हुई? द्वैध शासन की शुरुआत हुई। और यहाँ पर बंगाल में दीवान और निजामत का पद अलग अलग। निजामत मतलब सूबेदार ही होता था, सूबेदार। दोनों को अलग अलग, पहले भी दीवान और सूबेदार दोनों अलग अलग ही थे, लेकिन वो दोनों का कंट्रोल एक व्यक्ति के हाथ में होता था। किसके हाथ में? मुगल सम्राट के हाथ में। लेकिन यहाँ पर दीवान किसके पास चला गया? अंग्रेजों के पास, राजस्व कर वसूलने वाला। और सूबेदार जो वहाँ के नवाब था उसके पास चला गया, सारा सुरक्षा, सब कुछ जिम्मेदारी। अब खुद समझिए, आपके पास पैसा ना रहे और आपको कहा जाए कि सब सुरक्षा करनी है, पुलिस व्यवस्था सब कुछ देखना है, नियम कानून और न्याय प्रणाली सब आपको देखने है, तो आप कर पाइएगा? बिल्कुल नहीं कर पाइएगा। क्योंकि करने के लिए आपको क्या चाहिए होता है? पैसा चाहिए होता है। तभी पुलिस तब तक पुलिस वाले वर्दी पहने हुए हैं जब तक पैसा मिल रहा है। अगर पैसा मिलना जिस दिन बंद हो जाए, सब पुलिस वाले मैक्सिमम उसमें से ऐसे पुलिस वाले यहाँ पर ये खुद देखिए, उनमें यहाँ पर ये बंगाल में देशभक्ति थोड़ी थी। क्या था कि पैसा मिलेगा तो पुलिस वाले बने रहेंगे, नहीं मिलेगा तो नहीं बनेंगे। हाँ, अभी वर्तमान में जो पुलिस वाले हैं उसमें तो हो सकता है कि बहुत सारे पुलिस वाले देशभक्ति के कारण हो, कुछ पुलिस वाले हो पैसा के कारण हो। वो तो उस समय पता चल जाएगा जब पैसा नहीं मिलेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर तो ये ऑप्शन क्या क्या ऑप्शन थोड़ा देख लेते हैं। राज सितब राय, मोहम्मद रजा खान, राय दुर्लभ, और उसके बाद है यहाँ पर देखिए सैयद होगा। क्या होगा? सैयद गुलाम हुसैन। सैयद गुलाम हुसैन। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर राज नहीं, राजा होगा, राजा सितब राय। इसका आंसर क्या होगा? राजा सितब राय। यह बिहार राज्य के उप दीवान नियुक्त किए गए थे। मोहम्मद रजा खान ये उड़ीसा के थे, उड़ीसा के उप दीवान, और ये बंगाल वाला जो क्षेत्र था उस क्षेत्र के उप दीवान नियुक्त किया गया था, राय दुर्लभ को। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है मुर्शिद कुली। यहाँ पर देखिए खा छूट गया। मुर्शिद कुली खा का मुर्शिद कुली खा, यहाँ पर खा होगा। मुर्शिद कुली खा मूलतः था एक, क्या था मुर्शिद कुली खा? फारसी, ईरानी, मुस्लिम, अफगान या दक्षिण भारतीय एक ब्राह्मण था। देखिए मुर्शिद कुली खा नाम देखकर आपको लग रहा होगा कि इस्लाम धर्म का व्यक्ति होगा, जबकि ये क्या था? यह एक दक्षिण भारतीय ब्राह्मण था। और दक्षिण भारतीय ब्राह्मण ये औरंगजेब के प्रभाव में आकर, किसके प्रभाव में आकर? औरंगजेब के प्रभाव में आकर इसने इस्लाम धर्म को ग्रहण कर लिया था। कौन सा धर्म को ग्रहण कर लिया था? इस्लाम धर्म को ग्रहण कर लिया था। और इस्लाम धर्म के ग्रहण करने के बाद ही औरंगजेब ने दीवान के पद पर नियुक्त किया था। किस पद पर? बंगाल के दीवान के पद पर नियुक्त किया था औरंगजेब ने। क्योंकि देखिए इसका जो दिमाग था ना, ये राजस्व कर वसूलने में, राजस्व कर वसूलने में बहुत खतरनाक इसका दिमाग चलता था, ध्यान रखिएगा। इसीलिए यह एक बहुत अच्छा से राजस्व विभाग चला सकता था। इसीलिए इसको औरंगजेब ने क्या बनाया? राजस्व विभाग का प्रमुख, यानी कि अब राजस्व विभाग का अपने पूरे साम्राज्य का नहीं, सिर्फ बंगाल का बनाया था। इसको कहाँ का बनाया था? सिर्फ बंगाल को बनाया था। तो चलिए, और ये दक्षिण भारतीय ब्राह्मण था, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है अवध के अंतिम नवाब कौन था? पहला है असफदौला, शुजाउदौला, वजीर अली और वाजिद अली शाह। तो अवध का जो अंतिम नवाब था वाजिद अली शाह था। कौन था? वाजिद अली शाह था। और देखिए अवध के नवाब के बारे में, अवध मान लीजिए अवध इतना क्षेत्र है, वहाँ पर अवध ये लखनऊ वाले क्षेत्र का, आपको पता है ना, लखनऊ वाले क्षेत्र को अवध कहा जाता था, ध्यान रखिएगा। और ये बात फेमस है कि लखनऊ नवाबों का शहर माना जाता है। पता है कि मैं कहानी भी फेमस है, कहानी को थोड़ा ध्यान से सुनिए। देखिए क्या था कि वहाँ पर जब हमला हुआ, वहाँ के जो नवाब थे, ये नवाब जब हमला हुआ तो इनके पैरों में जूते नहीं थे। और इनको था कि पैरों में जूता कोई नौकर ही पहनाता था, ये खुद से पहनते नहीं थे। इनका ये था कि जब तक कोई नौकर पैरों में आकर जूता नहीं पहनाएगा तब तक हम नहीं जाएंगे। और कुछ भी हो, यहाँ जान भी देना पड़ जाए कोनो दिक्कत नहीं है, नवाबी नहीं घटनी चाहिए। तो वही कहा जाता है कि, और इनको मार दिया। फिर जब हमला हुआ तो सभी बाकी नौकर तो भाग गए और इनको मार दिया गया। क्यों? क्योंकि ये नवाब थे, और नवाब थे तो खुद से जूता पहन कर भाग नहीं सकते थे, इसीलिए इनको क्या कर दिया गया? मार दिया गया। इसीलिए जो लखनऊ का नवाबी है वो बहुत फेमस है। क्यों फेमस है? प्राण जाए पर नवाबी ना जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है?
अगला क्वेश्चन है, बंगाल में किस नवाब ने इजारेदारी प्रथा को प्रारंभ किया था? अब इजारेदारी प्रथा क्या है ये थोड़ा सा पहले समझ लीजिए, क्योंकि शॉर्ट में आपको लिखने के लिए ऐसा कि लॉन्ग क्वेश्चन लिखेंगे तो बंगाल के बारे में अगर लिखना होगा तो इजारेदारी प्रथा के बारे में भी आपको लिखना पड़ सकता है, और वो हम तो लॉन्ग क्वेश्चन करवाएंगे, लॉन्ग क्वेश्चन जब करवाएंगे तो आप समझिए जाएंगे। चलिए, तो यहाँ पर इजारेदारी प्रथा के बारे में सर, ठेकेदारी प्रथा समझते हैं? ठेकेदारी ठेकेदारी प्रथा समझते हैं? देखिए, कभी भी कोई घर बनते हुए और उसमें रात में काम करते हुए लोगों को देख लीजिए तो समझिए को ठेकेदारी वाला काम है। ठेकेदारी में एकदम ज़बरदस्त काम होता है, एकदम मन भर काम किया जाता है, क्योंकि ठेकेदारी में ये होता है कि ठेका ले लिए कि हम इतना काम करना है। मान लीजिए यहाँ पर कह दिए कि ये घर है, इस घर को हमको क्या करना है, बना देना, आपको 20 दिन में इस घर को बना देना है, ठीक, तो वो 20 दिन में बना देगा, लेकिन पैसा ठीक ठाक लेता है। ठीक है, ऐसे ही इसने क्या किया, ये जो राजस्व वाला बात था ना, राजस्व वसूलने वाला, राजस्व वसूलने वाला, इसने ठेकेदारी पर दे दिया। अब ठेकेदारी क्या, अब राजा के जो सैनिक थे वो जाते थे वो राजस्व वसूलने के लिए, तो लोग क्या करते थे, कोई गरीब है, कोई कुछ और है, कोई कुछ और, मतलब ऐसे करके कि उनको उतना टैक्स नहीं मिल पाता था। तो इन्होंने क्या किया कि जैसे एक गांव हो गया, इस गांव में कोई ना कोई दबंग व्यक्ति तो होबे करेगा, हर गांव में कोई ना कोई दबंग व्यक्ति होता है, तो इस गांव का दबंग व्यक्ति था, उसको ठेकेदारी दे दिया कि देखो तुम गांव से जितना अधिक टैक्स वसूल कर लेकर आओगे उतना अधिक तुमको हम हिस्सा देंगे। बस यहाँ पर जितना अधिक हमको टैक्स मिलेगा उतना तुमको हिस्सा देंगे। मान लो कि ये तुम वसूल कर लाए 100 रुपया, ठीक, तो उसमें से 5 रुपया तुमको हम देंगे, और बाकी कौन ले लेगा, हम उदाहरण समझा रहे हैं, बाकी हम ले लेंगे। तो ये क्या करेगा, ठेकेदारी कहेगा कि 100 रुपये का है वसूलेंगे, हम इस गांव से 200 रुपया वसूल लेंगे। तो वो नवाब कह रहा है कि तुमको जितना वसूलना है वसूलो, हमको पैसा चाहिए उतना में से आपको हम उतना देंगे पैसा। तो कहा ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीका से और इस तरीका से ये ठेकेदारी जब हुआ तो सीधी बात है कि लोगों पर क्रूरता किया जाएगा ही, क्रूरता तो होगा, और जब क्रूरता होगा तो पैसा मिलवे करेगा। अब क्रूरता मतलब लोगों को टॉर्चर करिएगा, उनसे पैसा लेने के लिए कुछ करिएगा, तो वो लोग तो पैसा दे देंगे। तो लोग पैसे दे देते थे, और पैसा दे देते थे, यहाँ पर ये इजारेदारी प्रथा वो हिट हो गई, हिट समझते हैं, ट्रेंडिंग में चलने लगा। और इसी कारण किसका नाम हो गया, हम मुर्शिद कुली का, अली वर्दी का, सिराजुद्दौला सरफराज खां, तो ये मुर्शिद कुली खां का नाम हो गया, ध्यान रखिएगा। मुर्शिद कुली खां को इसीलिए ना औरंगजेब ने ये राजस्व विभाग सौंपा था। क्यों सौंपा था मुर्शिद कुली खां को, इसलिए मुर्शिद कुली खां को सौंपा था क्योंकि इसको राजस्व राजस्व प्रणाली में बहुत बढ़िया से ज्ञान था, राजस्व प्रणाली का ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए, निम्न में किसके शासनकाल में बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा जाता था? भारत का स्वर्ग, देखिए अभी वर्तमान में भारत का स्वर्ग किस राज्य को कहा जाता है? जम्मू कश्मीर को। अब देखिए टेररिज्म थोड़ा सा शांत हो गया तो ठीक है, नहीं तो पहले भी अभी कश्मीरों को ही भारत का स्वर्ग का उपाधि था, लेकिन इससे पहले बंगाल को भारत का स्वर्ग का उपाधि था। कब? निम्न में से किसके शासनकाल में बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा जाता है? देखिए अली वर्दी खां, मीर कासिम, सिराजुद्दौला या डी, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर अली वर्दी खां के शासनकाल को ही भारत का भारत का स्वर्ग कहा जाता था। किसको? बंगाल को भारत का स्वर्ग माना जाता था, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, अंग्रेज का संरक्षण प्राप्त बंगाल का प्रथम नवाब था? कौन था प्रथम नवाब? मुबारकुद्दौला, नजमुद्दौला, मीर जाफर या डी, इनमें से कोई? तो मीर जाफर ही था। मीर जाफर ने प्लासी का युद्ध किसको जितवाया था? अंग्रेजों को जितवाया था प्लासी का युद्ध। ये जो 1757 में जो प्लासी का युद्ध हुआ था, ये अंग्रेजों ने खुद के बल पर थोड़ा जीता था। किसके बल पर जीता था? इसी मिर्जाफर के बल पर जीता था। मिर्जाफर के बल पर जीता था, तो मिर्जाफर को क्या बनाया था? बंगाल का नवाब बना दिया। और ये किसके सहमति पर बना था? ये अंग्रेजों को सहमति पर बना। तो जब अंग्रेजों को सहमति पर बनिएगा तो सारा काम किसका करना पड़ेगा? अंग्रेजों का करना पड़ेगा। तो ठीक वैसे ही इसके साथ होता था, सारा काम इसको क्या करना पड़ता था? अंग्रेजों का करना पड़ता था। और अंग्रेजों को कठपुतली बनाकर इसने अंग्रेजों ने अपना कठपुतली बनाकर रख दिया था इसको, समझ लीजिए। अंग्रेजों का गधा कहा जाता था इसको, जो अंग्रेज कहते थे वो काम करता था ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। बंगाल की युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर कौन था? बंगाल यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पर होगा बक्सर। क्या होगा? बक्सर बक्सर के युद्ध यहाँ पर, रुक जाइए कलर चेंज करते हैं पहले। यहाँ पर है कि यहाँ पर बक्सर होगा, ध्यान रखिएगा। बक्सर के युद्ध के समय, यानी बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर कौन था?
ए है वेनी स्टार्ट, बी है रॉबर्ट क्लाइव, सी है हेक्टर मुनरो, डी इनमें से कोई नहीं। तो वेनी स्टार्ट गवर्नर था, ध्यान रखिएगा। और हेक्टर मुनरो जो था वो सेनापति था। किसका सेनापति था? बक्सर का युद्ध जो हुआ था, बक्सर का युद्ध बहुत खतरनाक हुआ था। बक्सर का युद्ध, बक्सर का युद्ध हुआ कब था? ये 1764 ईस्वी में हुआ था बक्सर का युद्ध। और बक्सर का युद्ध के दो गो सेनाएं लड़ रही थी ना, कभी भी युद्ध होता तो दो सेनाएं लड़ती हैं। और एक तरफ थे अंग्रेज, अंग्रेज जिसका नेतृत्व कौन कर रहा था? ये हेक्टर मुनरो कर रहा था, अंग्रेजी सेना थी। और दूसरे तरफ कौन कौन थे? बंगाल का जो नवाब था, बंगाल का नवाब था। बंगाल का नवाब कौन था? मीर कासिम, मीर कासिम था, ठीक। मीर कासिम के अलावा और कौन कौन थे? और कौन कौन थे मीर कासिम के अलावा? ये अवध का नवाब, अवध का नवाब सुजाउदौला, सुजाउदौला था, सुजाउदौला। उसके अलावा कौन था? सुजाउदौला था। उसके अलावा कौन था? ये जो मुगल सम्राट था, मुगल सम्राट कौन था, यानी मुगल शासक कौन था? शाह आलम द्वितीय, शाह आलम, आलम द्वितीय था, ध्यान रखिएगा। ये सब एक तरफ थे, फिर भी ये अंग्रेजों ने किसको हरा दिया? इन सबको हरा दिया। तब फिर उसके बाद इलाहाबाद की संधि हुई और बंगाल में द्वैत शासन की स्थापना हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पर क्वेश्चन क्या है? इस रंग को थोड़ा सा कलर को चेंज कर लेते हैं फिर से, 1 मिनट दे दीजिए, कलर को चेंज हो जाएगा। चलिए, यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन एक मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था? सरफराज खां, मुर्शिद कुली खां, अलीवर्दी खां, या डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर निम्नलिखित में कौन एक मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर, मतलब बंगाल का अंतिम गवर्नर या अंतिम, उसको यहाँ पर गवर्नर नहीं होगा, अंतिम नवाब, यहाँ पर नवाब, अंतिम नवाब क्वेश्चन होगा, अंतिम नवाब कौन था वहाँ नियुक्त किया गया? यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा अलीवर्दी खां, क्योंकि अलीवर्दी खां के समय बंगाल एक स्वायत्त राज्य बन गया था। बंगाल एक क्या बन गया था? स्वायत्त राज्य बन गया था, ध्यान रखिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये 8 नंबर क्वेश्चन है, अगला 9 नंबर क्वेश्चन। फिर देखिए डबल यहाँ पर 9 नंबर क्वेश्चन हो गया, अगला 10 नंबर ये क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ये कितना नंबर क्वेश्चन है? 10 नंबर ये क्वेश्चन है। ये क्या है? 10 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया था? ब्रिटिश प्रभुत्व एकदम बढ़िया से प्रारंभ हो गया था, कौन सा वो युद्ध था? अब देखिए, तो यहाँ पर पहला है बक्सर का युद्ध, प्लासी का युद्ध, मैसूर का तीसरा युद्ध, या 1857 का स्वतंत्रता संग्राम। तो ये जो प्रभुत्व प्रारंभ किया था ये प्लासी वाला युद्ध से ही हो गया था। 1757 से ही अंग्रेजों ने हस्तक्षेप करना चालू कर दिया था भारतीय शासन प्रणाली में, ठीक ठाक रूप से हस्तक्षेप करना चालू किया था। प्रत्यक्ष भले ही शासन ना करते थे, ये जरूरी है कि कोई प्रत्यक्ष शासन करें। भारत में भी कई बार ऐसे सत्ता हुआ है। क्या हुआ है कि प्रधानमंत्री कोई व्यक्ति दूसरा बना है, प्रधानमंत्री बना है, लेकिन उसको रिमोट से पीछे से कोई और कंट्रोल कर रहा है और भारत की सत्ता वो चला रहा है। ठीक वैसे ही यहाँ पर बंगाल का नवाब तो कोई और था, लेकिन पीछे से रिमोट से कंट्रोल करने वाला है। रिमोट से कंट्रोल करने वाले कौन थे? यहाँ पर अंग्रेज थे, ध्यान रखिएगा। तो ये प्लासी का युद्ध होगा, इसका आंसर क्या होगा? प्लासी का युद्ध। इसके बाद हम लोगों को और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वाला शायद एक क्लास हो, ये वो क्लास हो, उसके बाद ये क्लास से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वाला खत्म हो जाएगा। उसके बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो सकता है, ये वो क्लास हो, और उसके बाद हम लोग अगला चैप्टर पढ़ेंगे। आपको इसमें कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट में पूछ सकते हैं, हमें तो समझ में आ गया होगा।